कराची के अंदर एक बहुत अलमनाक वाकया हुआ है और ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई मरतबा हो चुका है, लेकिन मैं आज का वाकया इसलिए ज़्यादा अहम हो गया है कि ये इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन की मुहिम चल रही है और एक दफ़ा फिर हम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने जा रहे हैं। कराची में एक बाप ने बेरोजगारी से तंग आकर, कारोबार में घाटे से तंग आकर अपने 3 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों को कत्ल किया, अपनी बीवी को कत्ल किया, उनको नशावर गोलियां खिलाई और उसके बाद उनके सरों पे गोलियां मारी और खुद फंदे से लटक गया। उसने एक तहरीर लिखी, उसमें उसने कहा कि मैं कारोबार में घाटा हो गया है, सारे दोस्त अहबाब को उसने तहरीर लिखी है और उसने मादत की है अपने खिताब पे, उसने अपने जो घर वालों को जिनको कत्ल किया उसने उसको शौदा करार दी है। मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि जिम्मेदार कौन है। अगर हम सब बात कर रहे होते तो हम मुख्तलिफ हवालों से बात कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि बड़े ही कमजोर इंसान था या हिम्मत नहीं कर सका, बाप कैसा था। असल कसूरवार कौन है? असल कसूरवार हमारे अतराफ के लोग हैं। असल कसूरवार ये निज़ाम है जिस निज़ाम में आप फिर दाखिल होने जा रहे हैं 8 तारीख को। इस निज़ाम ने उस बाप को खुदकुशी करने में मजबूर कर दिया है। मैं जब वो खबर पढ़ रहा था तो मेरे सामने सारी बातें उसको गूंज रही, सब नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने पूरा एक सीन चल रहा है, वो सीन जो पूरा 70 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि अगर वो, मुझे नहीं पता कि वो क्या करता रहा है पिछले माजी में, लेकिन अमूमन ये हुआ है कि इस निज़ाम को सहारा देने वाले हम खुद हैं। हम खुद अपने ऊपर लेकर आते हैं निज़ाम को, जिस निज़ाम ने हम पे जुल्म किया है, हमारा कारोबार, हमारा रोजगार, हमारी इज्जत, हमारी आपको सब तबाह बर्बाद कर दी। उसके बाद ये निज़ाम हमें मजबूर करता है कि हम अपने ही प्यारों को कत्ल कर दें और इस निज़ाम में अपने प्यारों को कत्ल करने के बाद हम खुदकुशी कर लें। निज़ाम हमें मायूस कर रहा है। इस निज़ाम ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। इस सिस्टम के खिलाफ हमें इस वक्त आवाज उठाने की जरूरत है। ये एक वाकया नहीं है, ये पूरा एक समझे माजी है या पूरा एक मुस्तकबिल है या हमारा एक पूरा सिस्टम है जो एक बाप की सूरत में जिसने 3 बच्चों को कत्ल किया और अपनी बीवी को कत्ल किया और खुशी कर ली। ये बरनाज में हुआ है कराची के अंदर और उसने तहरीर ये लिखी है कि मैं अपने दोस्तों से शर्मिंदा हूँ, सबसे शर्मिंदा हूँ। इसमें 2 पहलू बहुत अहम है जो नजर आने चाहिए, तो हमें समझ में आने चाहिए। आगे 8 तारीख आ रही है, 8 फरवरी आ रहा है, आप लोग इलेक्शन में जा रहे हैं। वो लोग जो आपके ऊपर मुसल्लत होते हैं ना, कभी आपने उनको सुना है कि उन्होंने खुदकुशी की है? जो आपके ऊपर मुसल्लत होते हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, कभी सुना कि वो खुदकुशी करते हैं? कभी उनके कारोबार में घाटा होता है, कभी उनको रोजगार का मसला होता है, कभी उनके घरों में गैस नहीं आती, कभी उन्हें पानी नहीं आता। आपने सवाल नहीं किया। इसका नतीजा ये है कि फिर आप खुदकुशी जैसे अहदाफ पे जा रहे होते हैं, मायूस हो जाते हैं क्योंकि निजाम आपको मायूस कर रहा है। इस निजाम में कहीं आपको खड़ा करने की सलाहियत नहीं है, कहीं आपको सहारा देने की सलाहियत नहीं है। ये निजाम, ये पाकिस्तान की हुकूमत, ये पूरा सिस्टम जो चल रहा है, इस निजाम में आवाम की, एक आम आदमी की कोई औकात ही नहीं है। उस आदमी की औकात 8 तारीख को होती है, 4 तारीख को, 8 फरवरी को होगी या इससे पहले जब भी इलेक्शन हुए तब होती रही है, लेकिन वो आदमी अपनी औकात ही नहीं समझता। वो जाता है, वोट डालकर आता है, वो ऐसे लोगों को वोट डालकर आता है जो फिर मुसल्लत होते हैं, उसको मायूस करते हैं, उसका रोजगार छीनते हैं, उसका कारोबार छीनते हैं, उसके बच्चों की तालीम छीनते हैं, उसका सेहत छीनते हैं, उसके सेहत की सहूलतें नहीं देते और फिर वो आखिरकार मायूस होकर इस हद तक पहुंच जाता है कि खुशी जैसे काम करता है। एक पहलू ये है। दूसरी बात ये कि अगर एक शख्स है, एक मुल्क में रहते हैं हम, उस मुल्क में एक हुकूमत है, अगर मैं किसी मुश्किल में हूँ और मैं एक हुकूमत मेरे सामने है तो उसका फर्ज बनता है कि वो मुझे उस मुश्किल से निकाले, क्योंकि मैं उस हुकूमत के साथ में हूँ, मैं टैक्स देता हूँ उसको। अगर वो शख्स कारोबार में घाटा खा गया था, अगर वो बेरोजगारी का शिकार था, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो उसको इतना यकीन होता कि हुकूमत के पास जाता और वो कहता है कि मेरे पास ये घाटा हो गया, ये कारोबार में नहीं है, मेरे घर में राशन नहीं है, लाओ मेरे घर में राशन का बंदोबस्त करो, लाओ मेरे बच्चों की फीसें दो, मेरी सेहत का ख्याल रखो। लेकिन गवर्नमेंट के पास उसका कोई सहारा ही नहीं है, उसको कोई नजर ही नहीं आ रहा है हुकूमत नाम की कोई चीज भी इधर। तो इस निजाम के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप जाके इस मायूसी के इंतहा पे पहुंचे और अपने आप को खत्म कर लें। तो मेरा आप लोगों से यही दरख्वास्त है आपसे कि इस निजाम के खिलाफ खड़े हों। इस निजाम के खिलाफ खड़े होने का मकसद ये नहीं है कि आप सड़कों पर आके मुजाहरा शुरू कर दें, बल्कि जो वोट की ताकत आपको मिल रही है इलेक्शन के दिनों में 8 तारीख को आप जाइए और याद रखें इस वाकये को कि ये वाकया उसके साथ कल आपके और मेरे साथ भी खुदा ना खास्ता हो सकता है। अगर हम मायूसी की इंतहा पे पहुंच गए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो वोट मांगने आ रहा है, पहली बात क्या वो कितनी पार्टियों को छोड़कर इसमें आया है। दूसरी बात, क्या माजी में वो जब इलेक्शन लड़ता रहा है तो उसने कुछ आपको सिस्टम दिया है, कोई आपको रिलीफ दिया है। तीसरी बात, क्या जो पार्टी, जिस पार्टी को हम इलेक्शन में मुंतखब करने जा रहे हैं, वो इस निजाम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत रखती है या निजाम तब्दील करने की सलाहियत रखती है, आपको रोजगार देने की सलाहियत रखती है, आपको एजुकेशन देने की सलाहियत रखती है, आपको सेहत देने की सलाहियत रखती है या आपको मायूसी से निकालने की सलाहियत रखती है। अगर ये सिस्टम
اگر آپ اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کسی فرد کو ووٹ ڈالنے سے پہلے، اور اس واقعے کو جو فلک ناز میں کراچی میں ہوا ہے جس میں ایک باپ نے 3 بچوں کو قتل کر کے، اپنی بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی، اس کو سامنے رکھیں اور پھر جا کے ووٹ ڈالیں، اور سامنے اس بندے کو رکھیں جس کا اس کے حالات کو دیکھیں کہ وہ کیسے جیتا ہے، اس کا گھر کہاں پر ہے، وہ کس سواری پہ سوار کرتا ہے، وہ پڑھائی کہاں سے کی ہے، تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے، تاکہ وہ آپ کے مسائل کو سمجھ سکے۔ ایک تو اس پورے واقعے کا ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو ایک اور بھی ہے، وہ پہلو ہمارے اطراف کی خود غرضی ہے۔ کیا وجہ تھی کہ اگر وہ شخص مشکل میں تھا تو اتنی عمر گزاری ہے، 30 35 40 سال کا تو ہو کر رہا ہو کم سے کم، تو کیا اس نے کیا وجہ تھی کہ اس کے اطراف کے دوست، اس کے بھائی، اس کے کزن، اس کے رشتے دار وہ صرف نہیں کھڑے ہوئے، اور وہ انہوں نے نہیں کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمہارے کاروبار سے تمہیں مشکل سے نکالیں گے، ہم چلو تمہاری سپورٹ کرتے ہیں۔ کیوں ہم نے اس کو بے سہارا چھوڑ دیا؟ ہم اتنا خودغرض معاشرہ کیوں بناتے جا رہے ہیں؟ یہ دوسرا پہلو ہے جو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر مایوس ہونے کے بجائے ہمیں ایک معاشرہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس معاشرے میں نظام کے خلاف بھی بات ہو، اس نظام کو سمجھنے کی، اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی جائے، اور ساتھ میں ایک ایسا معاشرہ بنایا جائے جس معاشرے میں لوگوں کا سہارا بنا جائے، ان کا ہاتھ تھاما جائے، بجائے اس کے کہ ان کو مایوسی کے دلدل میں پہنچا دیا جائے۔ میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی سے نکالے، ہمیں مایوسی کی کیفیت سے بچائے، اور ہمیشہ پرامید رکھے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی مسبب اسباب ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ کسی پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑیں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں، اور اپنے اطراف میں انسانی رشتوں کی قدر کریں۔ بہت شکریہ۔